तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं घटना चक्र पॉलिटी का अगला टॉपिक। दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो कि बताया गया है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में ही बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हम क्वेश्चन नंबर 60 तक दोस्तों आपसे बात कर चुके थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 61 से हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ICCPR के अनुच्छेद द्वारा वाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ICCPR के अनुच्छेद किसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है कौन से अनुच्छेद में, ये पूछा है। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में बाल अधिकार के बारे में बताया गया है। ICCPR का मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है और इसके अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। इसी में बाल अधिकार का संरक्षण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर अब 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद पूछा है जो दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, ये क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 20, अनुच्छेद नंबर 20 हो जाएगा, जिसमें संरक्षण प्रदान करता है, दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, तथा 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका डिटेल है, इसमें बताया गया है। आप अच्छे से समझ गए हैं अनुच्छेद 20(2) में क्या बताया गया है और अनुच्छेद 20(3) में क्या बताया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अभी हम ऊपर बात किए थे कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है, 20(3) में। 20(3) में ही बताया गया है कि अपने विरुद्ध किसी को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20(3) में है। तो ये इसका डिटेल था, अभी हम ऊपर पढ़े थे। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अभी ये क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे, वही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ही जो है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार उसको अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आया है बार बार और आएगा भी आगे। अगला क्वेश्चन ये है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अच्छा क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, यानी कि कौन से अनुच्छेद में इसको बताया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 22 में ये बताया गया है। और अनुच्छेद 22 में ये भी बताया गया है कि कुछ दशाओं में अगर गिरफ्तारी और निरोध से ये संरक्षण प्रदान करता है। और इस अनुच्छेद के खंड 1 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि और व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये अनुच्छेद इस 22 के अनुच्छेद के खंड 1 में बताया गया है।
और ये दोस्तों इसका डिटेल भी है, देखिए ये इसका डिटेल भी है। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में बताया गया है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अवरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विरुद्ध व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो ये इसका डिटेल है। अब यूपीएसआई का डेट भी आ गया है और आपके पास टाइम भी है। यूपीएसआई का डेट अक्टूबर लास्ट में है, अक्टूबर लास्ट वीक में ये स्टार्ट होगा, संभवतः ये नवंबर तक चलेगा। और अभी आप सबके पास भरपूर टाइम है, आप अच्छे से क्वेश्चन करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग इन 2 सब्जेक्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जो सेकंड पार्ट है मूल विधि और ये संविधान यानी कि पॉलिटी, ये दोनों पे अब आप जितना फोकस हो सकता है उतना फोकस करिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए मूल विधि और संविधान से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ना आपका हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और ना ही आपका ज्योग्राफी या इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। जो कुछ डिपेंड करता है इसी पे डिपेंड करता है। और हिंदी जितनी बार हो सके कम से कम 10 बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए हिंदी, क्योंकि हिंदी आपका मार्क्स जो है गेन कर सकता है। ये जो है आपके लिए बेनिफिट पॉइंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यानी कि ये पूछा है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसको कितने माह तक बंदी बनाया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है अगर किसी के ऊपर अगर मुकदमा नहीं चल रहा है तब भी उसको बंदी बनाने का अधिकार है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत। और उसको कितने माह के लिए है? मैक्सिमम 3 माह के लिए उसको बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर चुनाव वगैरह हो रहा है, किसी पे आपको संदेह है या किसी के ऊपर संदेह है कि ये हिंसा कर सकता है तो उसको उठा लिया जाता है। उसको कुछ टाइम के लिए उठा लिया जाता है जब तक चुनाव ना हो जाता है, जब तक कुछ ना हो जाता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के ही अंतर्गत आता है। वो उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आप हमको क्यों गिरफ्तार किए हैं। तो वही इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 22 के 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। ठीक है, पर्याप्त आधार का तात्पर्य यही है कि अगर जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं वो हिंसा फैला सकता था या किसी भी प्रकार का जो है उत्पात मचा सकता था, तो ये जो है पर्याप्त आधार के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। यानी कि ये पूछा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिन तक या कितने महीने तक उसको बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो वही क्वेश्चन है, 3 माह तक उसको बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है और ये बताया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? पहला है धर्म प्रचार का अधिकार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने का और रखने का अधिकार, तीसरा बताया गया है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, चौथा बताया गया है धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। ये पूछा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट से पूछा है कौन सा ये सही होगा। पहला तो आपको पता ही, धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये सही है। और सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का भी अधिकार है, ये भी बताया गया है। और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का भी अधिकार है, लेकिन धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार ये नहीं हो जाएगा। ये उसके जो है
मूल अधिकार का हनन होगा। अगर कोई नहीं होना चाह रहा है किसी और धर्म में, जबरदस्ती अगर कोई करा रहा है तो उसके मूल अधिकार का हनन होगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, ये बताया गया है अनुच्छेद 25 में बताया गया है। और सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 का एक स्पष्टीकरण 1 में शामिल है। और धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार जो बताया गया है ये सरासर गलत है और ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार और धारण करना और धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अभी हम ऊपर बताए थे अनुच्छेद 25 में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया था? धर्म का प्रचार करने का अधिकार बताया गया है, सिखों को कृपाण धारण करना और रखने का अधिकार बताया गया है, और ये भी बताया गया है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का भी अधिकार बताया गया है। तो ये इसका डिटेल था। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 में पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? यानी कि प्रयुक्त जो हिंदू शब्द वो किसे सम्मिलित नहीं करता है? वो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारसियों को वो सम्मिलित नहीं करता है। तो ये 25 के 2 के खा में जो है ये हिंदू शब्द का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, जबकि पारसी नहीं शामिल है। ये 25(2) के खा में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? ये मानववाद के अधीन नहीं है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य और सदाचार के ये अधीन है। और ये इसमें बताया गया है संविधान, ये अनुच्छेद 25 के 1 में ये बताया गया है कि लोक व्यवस्था और सदाचार और ये स्वास्थ्य, ये लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये जो है 25 के 1 में बताया गया है। ठीक है, और ये मानववाद इसके अधीन नहीं है। ये देखिए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 73 ये पूछ रहा है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? क्या प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? पहला दिया है लोक व्यवस्था, और दूसरा दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा, और तीसरा दिया है शिक्षा, और चौथा दिया है सदाचार, पांचवा दिया है स्वास्थ्य, और छठा दिया है धर्म निरपेक्षता। इसमें प्रतिबंध लगाने की बात कहा गया है। तो कौन कौन से पे प्रतिबंध लगाया गया है? पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर लोक व्यवस्था, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर सदाचार, और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य। इन 3 चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि पहला और चौथा और पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा आने वाले ये क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ ही सकते हैं घटना चक्र कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए ये सफिशिएंट है और बहुत ही अच्छा ये बुक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करने के लिए आया है। पूछा है अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है, और ये सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, सॉरी सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन सा सुमेलित है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है
मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 23 में बताया, ये सही है, पहला सही है। और अनुच्छेद 24 में बताया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 26 में बताया गया है, अनुच्छेद 26 में ये बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये दोस्तों गलत बताया गया है, ये अनुच्छेद 30 में है। ये शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है, ठीक है, ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ये भी सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। अब देखिए अभी वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्सर्म का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 है, ये सही है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये 29 है, ये भी सही है। और तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। इसको जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है, ये भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, और ये भी सही है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये अनुच्छेद 31 में नहीं बताया गया है, ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 में पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अभी ये ऊपर डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन ही बार बार पूछ रहा है। और ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बार बार अगर पूछ रहा है और अलग अलग मतलब लैंग्वेज में उसको करके पूछ रहा है, तो समझ जाइए वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल नंबर 30 इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन में दिया गया है, 78 में दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। और कारण में दिया गया है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये कथन और कारण, कथन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ये सही है। और कारण क्या दिया है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों इसका स्पष्टीकरण नहीं है, कारण जो बताया कारण गलत है, यानी कि दोनों कथन सही हैं लेकिन ये कारण जो है उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए इसका हम डिटेल भी आपको बता दे रहे हैं। डिटेल में देखिए, डिटेल में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धार्मिक या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी
रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 के 2 के अनुसार ये बताया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो इस हिसाब से अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है और ये भी बताया गया है कि इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। तो जो प्रश्नगत के अनुसार है, कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये मान्यता देता है। तो ये देखिए IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? यहाँ पर ये पूछा है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान ये डिटेल में इसका जो दिया है, डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं। डिटेल में बताया गया है संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत को प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। ठीक है, यानी कि असंगत में जो ये भाग 3 में है, इसके असंगत में उसको 0 कर दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, अभी ऊपर बताया गया था, और ये UPPCS मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा जा रहा है, तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जा सकता है, समझा जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये न्यायपालिका को समझा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन 5 बार कम से कम आया है, 4 बार आया है। 80 से ये क्वेश्चन लागू हुआ, मतलब 80 क्वेश्चन नंबर 80 से ये स्टार्ट हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, और 84 तक है। अभी देखते हैं आगे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। 85 में ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन नंबर बी में है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब तीसरा है, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज्य की स्तुति की गई है। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन जाहिर सी बात है गलत ही हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन में क्या लिखा है देखते हैं। चौथा ऑप्शन ये है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। अरे
ये तो गलत हो जाएगा। अभी तो हम पढ़े मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं? तो अनुच्छेद और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा ये जो है परिवर्तित कराए जा सकते हैं। और दोस्तों ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। संवैधानिक उपचारों का प्रावधान आर्टिकल 32 ही करता है, और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने माना है कि भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को ही माना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वैसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसको माना गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। अगर आर्टिकल 32 अगर पूछे संविधान की आत्मा माना गया है तो किसके अनुसार? ये भीमराव अंबेडकर के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? किसको कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये IAS प्री 2002 में देखिए ये कितनी बार आया है। IAS में आया, UPPCS में 2 बार आया है, और UPUDA में आया है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कथन कारण है। कथन में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। दोस्तों अभी ऊपर बताए थे 32 को संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, और जो है 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान भी करता है। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? ठीक है, प्रवर्तन करने के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है कौन? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? महानतम रक्षक किसको माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है महानतम रक्षक माना जाता है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसमें दोस्तों ये जो है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए। घटना चक्र का हम PDF भी ये डाल देंगे इसका जब जो है फंडामेंटल राइट जैसे कंप्लीट हम करेंगे, उसके बाद लास्ट वीडियो में हम इसका आपको PDF का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि घटना चक्र के हैं। और UPSI का आप सबको पता लग गया होगा कि जो है डेट आ चुका है, लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। आपके पास टाइम है, अच्छे से करिए और जो है प्रैक्टिस करिए मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा, और फोकस करिए मूल विधि और पॉलिटी पर। और जैसे ये हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इसको अगर आप कम भी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पॉलिटी और मूल विधि हमेशा करिए, अच्छे से करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।